नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। सुबह के 9 बजे का वक्त हो गया है। गंगा प्राइम हमारे खास बुलेटिन प्राइम बुलेटिन का, जिसमें आपको दिखाएंगे हम प्राइम खबरें। योगी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन में, और 3 साल में अब तक हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा मुक्त करवाया गया है, जिनमें कई रसूखदारों से कब्जा छीना गया है। इतना ही नहीं, लगातार सरकार ने अवैध कब्जे से जुड़ी हुई शिकायतों पर कार्रवाई की है और भूमाफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा है, जिसमें 68 भूमाफियाओं पर गैंगस्टर तो 4 पर एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। तो अवैध कब्जा करने वालों पर सरकार की है टेढ़ी नजर। अब तक कितने और किस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं, कौन कौन से बड़े बड़े माफियाओं पर कार्रवाई हुई है, ये भी हम आपको साथ साथ बता रहे हैं। तो 3 साल में हजारों एकड़ जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त करवाया गया है। ये वो भूमाफिया हैं जिन्होंने अपनी ताकत, अपने रसूख, अपने पैसे, इन सब के बल पर उन जमीनों को जो इनकी थी ही नहीं, उन जमीनों पर ये कब्जा करके बैठे हुए थे। कुछ जगहों पर तो बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई थी, अस्पताल बना दिए गए थे, कॉलेजेस बना दिए गए थे, लेकिन उन पर चलाया गया है बुलडोजर, उन पर चलाया गया है ये पीला पंजा। हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा आपको विस्तार से जानकारियां देंगे कि सरकार का रुख भूमाफियाओं के प्रति पहले दिन से, कार्यकाल शुरू करने के पहले दिन से कैसा रहा। शैलेश, बताएं आप। राजीव, देखिए, योगी सरकार ने भू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए आते ही कुछ समय बाद एक टास्क फोर्स का गठन किया था। इसके बाद हर जिले में जो डीएम थे उनको सख्ती से निर्देश दिए गए कि किस तरह से भू माफियाओं पर कार्रवाई शुरू की जाए, और इसी का नतीजा जो बताया जा रहा है कि करीब 2,80,518 शिकायतें 3 साल में आती है, और लगभग अगर हम देखें उसमें से 1300 के आसपास शिकायतों को छोड़ दे तो बाकी सभी शिकायतों का निस्तारण करने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सभी शिकायतों का निस्तारण भी कर दिया गया है। देखिए, जो भूमाफियाओं का पूरा खेल था, जो उनके कब्जे थे, वो तालाब पर, पोखरों पर, जहां उन्हें जमीन मिली, जहां उन्हें जगह मिली, वहां पर इमारतें खड़ी कर दी गई। न जाने कितने तालाब थे जिन्हें पाट कर गेस्ट हाउस बना दिए गए, स्कूलों के नाम पर कब्जा किया गया। तो इस तरह से और सबसे बड़ी बात देखिए, क्योंकि भूमाफिया जो थे, ये पूरा एक जो नेक्सस है, ये हर किसी के साथ, यहाँ तक कि देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस जिले में ये काम होता था वहाँ के कई बड़े लोग भी इसमें शामिल होते थे, अधिकारी तक मिले होते थे। तो उनकी सांठगांठ से पूरा खेल होता था। यही वजह थी कि कोई उन पर हाथ डालने वाला नहीं था। और इसके बाद अगर हम देखें, जब योगी सरकार ने कहा कि भूमाफियाओं के कब्जे से ज़मीनें छुड़ाई जाएंगी, तो उसके बाद एक अभियान के रूप में इसको शुरू किया गया, और इस तरह से जब शिकायतें आई तो उनका निस्तारण भी किया गया। लखनऊ की अगर हम बात करें तो कल ही की बात करते हैं, एक दिन पहले, पिछले कई दिनों से लगातार हाल फिलहाल फिर से एक बार डीएम के निर्देश पर भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चला हुआ है, और कल भी इसी तरह से एफआईआर भी दर्ज हुई है। कल की तारीख में भी ज़मीनें जो हैं उनको चिन्हित किया गया है छुड़ाने के लिए, और वो जो ज़मीनें थी वो शिक्षण संस्थान, चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए प्राइवेट संस्थान के पास थी। तो इस तरह से कार्रवाई जो है राजधानी से लेकर और पूर्वांचल तक, पश्चिमी जो शहर हैं वहां तक, हर जगह पर चल रही है। अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो कई ऐसे शिकायतें आती रहीं कि तालाब थे, वहां उनको पाट कर इस तरह से उन लोगों ने, भूमाफियाओं ने गेस्ट हाउस बना दिए, अपार्टमेंट बना दिए कि पता ही नहीं चलेगा कि वहां पर कभी तालाब था भी या नहीं। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें, जो हम अभी कहते हैं राजधानी लखनऊ, जो निकटतम जिला बाराबंकी है, यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी इस तरह से खेल हुआ। तो लगातार, और ये खेल जो था, ये कहीं ना कहीं जो अधिकारी होते हैं संबंधित विभागों के, उनके साठगांठ से होता था। एक बार आपको बताया, इसी दौरान, इन्हीं 3 सालों के दौरान, एकेटीयू जो कि राज्य सरकार का ही एक विश्वविद्यालय है, उसकी बाराबंकी क्षेत्र में जमीन का मामला आता है कि वो जमीन पहले कागजों में एक जगह दिखती है, बाद में टुकड़ों में अलग अलग दिखने लगती है। इसे लेकर मुख्यमंत्री क्या एकेटीयू की तरफ से पूरी मामले की जानकारी भी दी गई। उस समय जो तत्कालीन डीएम हुआ करते थे बाराबंकी के, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई शुरू की थी। हालांकि वो कार्रवाई बीच में रुक गई। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कोई भी शहर हो, वहां पर भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। एनएसए तक लगाया जा रहा है भूमाफियाओं पर। 4 लोगों पर एनएसए की भी कार्रवाई की गई है। न जाने कितने भूमाफिया हैं जो जेल के पीछे भी गए हैं, और लगातार ये सरकार का दावा है कि इन भूमाफियाओं के खिलाफ इसी तरह से एक्शन होता रहेगा। कोई भी अवैध कब्जे इस तरह से करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। राजीव, शैलेश, एक और आरोप ये भी लगा है कि पार्टी के
पार्टी के हिसाब से यहाँ पर भेदभाव किया गया, यानी कि जो विपक्षी पार्टियों में है उनके नेताओं ने अगर इस तरह से काम किया है, जमीन कब्जाई है, तो उन पर कार्रवाई होती है। बीजेपी के नेताओं पर अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उन पर कार्रवाई नहीं होती। क्या ऐसा है? क्या बीजेपी के कुछ नेताओं पर भी कार्रवाई हुई है जिन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने जमीन कब्जाई है? देखिए राजीव, बिल्कुल निश्चित रूप से ये तो देखिए तय है कि जिसकी भी सरकार होती है उसकी सरकार में अगर भूमाफिया एक्टिव है तो उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके कुछ नेताओं का या कह सकते कार्यकर्ताओं का संरक्षण मिलता है। और ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार जो है पूरी तरह से इससे अछूती कही जा सकती है। कुछ लोगों के नाम इन सरकारों में भी आए लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। खुद सरकार ने बताया कि चाहे हमारी पार्टी के थे, हमने इन पर भी कार्रवाई की है। हाँ, अभी ये ज़रूर कह सकते हैं कि सपा के समय में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, उससे पहले अगर जाए तब भी इस तरह के मामले सामने आए, लेकिन सरकार साफ कहती है कि निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जा रही है इन सभी मामलों में। चाहे कोई उनकी पार्टी से जुड़ा हो, जो सत्ताधारी दल है उसकी पार्टी से जुड़ा हो, तब भी उसे बख्शा नहीं जा रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। ऐसे लोगों पर भी FIR हो रही है कि जो पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हैं सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली, उन्हें संरक्षण प्राप्त है किसी का, उन पर भी कार्रवाई के दावे लगातार सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। जी शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो पार्टी के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। सरकारी दावा करी है कि निष्पक्ष रहकर हमने कार्रवाइयां की हैं और इस तरह की कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी। तो सीधी सीधी चेतावनी है उन लोगों के लिए जो ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, लोगों की ज़मीनों को छीनते हैं, और ऐसे लोगों पर आगे भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो एक्शन जारी है सरकार बनते ही, और 3 साल में 3000 एकड़ ज़मीन भू माफियाओं से कर्जा मुक्त करवाई गई है। 2,80,518 शिकायतें दर्ज हुई हैं इस दरमियान ही, और कई हेक्टेयर भूमि को छुड़ा गया भूमाफियाओं से। बढ़ते आगे और बात करते हैं यूपी के अंदर चल रहे एक बड़े घमासान की, जो आगरा, लखनऊ और दिल्ली तक फैला है। एक डीएम और एक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच का ये पूरा का पूरा घमासान अब खासा दिलचस्प है। मामला आगरा में कोरोना के चलते होने वाली मौतों से जुड़ा हुआ है, जिस पर शहमाद का खेल चल रहा है। इस पर अपने संवाददाता नितिन उपाध्याय से ताज़ा अपडेट हम जानेंगे। अब तक की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट से आप पूरा का पूरा मामला समझिए। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग अनलॉक में अब सियासी रंग ले चुकी है। खासकर आगरा पर सभी सियासी दलों की निगाह शुरू से बनी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आगरा ही वो शहर रहा जिसमें कोरोना के बढ़ते मामलों ने जिस तरह से सरकार के लिए बेचैनी बढ़ाई और सारे इंतजाम धराशायी हुए, उसने विपक्ष के सवालों को धार दे दी। अब एक बार फिर आगरा सुर्खियों में है अपनी मौत के आंकड़ों को लेकर, जिसे लेकर मीडिया में छपी रिपोर्ट ने विपक्ष के सवालों को फिर से पैना कर दिया है। सवाल उठा रही हैं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ट्वीट के जरिए। अपने ट्वीट में प्रियंका गांधी न केवल मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दे रही हैं, बल्कि सरकार से सच्चाई का सबूत भी मांग रही हैं। प्रियंका ने ट्वीट में लिखा है कि आगरा में कोरोना से मृत्यु दर दिल्ली व मुंबई से भी अधिक है। यहां कोरोना से मरीजों की मृत्यु दर 6.8% है। यहां कोरोना से जान गंवाने वाले 79 मरीजों में से कुल 35% यानी 28 लोगों की मौत अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे के अंदर हुई है। आगरा मॉडल का झूठ फैलाकर इन विषम परिस्थितियों में धकेलने के लिए जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जी 48 घंटे के भीतर जनता को इसका स्पष्टीकरण दें और कोविड मरीजों की स्थिति और संख्या में की जा रही हेराफेरी पर जवाबदेही बनाएं। मंगलवार शाम को एक बार फिर प्रियंका ने
ट्वीट कर यूपी सरकार से जवाब मांगा। आगरा में कोरोना से मृत्यु दर डराने वाली है। यहाँ हर 15 में से एक कोरोना पीड़ित की जान चली गई। यहाँ के 79 मरीजों में से 26 की मौत अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे में होना बड़ी लापरवाही है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आगरा में कोरोना से मौत की दर दुनिया, देश और दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से कहीं ज्यादा है। एक ट्वीट ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आमने सामने है एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार तो दूसरी तरफ कांग्रेस और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा ने नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर कल एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि सरकार कहीं ना कहीं कोरोना मरीजों का टेस्ट नहीं करा रही है, नो टेस्ट नो कोरोना की पॉलिसी पर आगे बढ़ रही है। कहीं स्थिति ऐसी ना हो कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। क्योंकि इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 48 घंटे में 28 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। इसके बाद आगरा के जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने इस खबर का खंडन किया और अब एक नोटिस इशू किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इससे कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा हुई है और इसलिए प्रियंका गांधी 24 घंटे में इस खबर का खंडन करें। हालांकि प्रियंका गांधी आगरा को लेकर लगातार ट्वीट कर रही हैं। प्रियंका के सोमवार को किए गए ट्वीट पर डीएम आगरा की तरफ से सफाई भी दी गई थी जिसमें लिखा गया था कि संलग्न नवभारत टाइम्स द्वारा अब तक हुए कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु के संबंध में डेथ ऑडिट का हवाला दिया है। पिछले 109 दिनों में आगरा में अब तक कुल 1136 केस एवं 79 मृत्यु हुई है। पिछले 48 घंटों में भर्ती हुए 28 कोरोना मरीजों की मृत्यु की खबर असत्य है। इसके बाद डीएम आगरा प्रभु नारायण सिंह की तरफ से प्रियंका गांधी को एक नोटिस भी जारी किया गया जिसमें प्रियंका को खंडन के लिए कहा गया था। साथ ही कोविड के खिलाफ लड़ाई में टीम का मनोबल गिराने की कोशिश करने का भी इल्जाम लगाया गया है। प्रभु नारायण सिंह ऐसा नहीं है कि प्रियंका को नोटिस देने की वजह से सुर्खियों में आए हों। इससे पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं। पिछली बार वो ट्रॉली पर लेटकर जा रहे बच्चे पर बयान देकर चर्चा में आए थे। इस पर उनकी संवेदनशीलता को लेकर सवाल उठे थे। पीएन सिंह मूलतः बिहार के रहने वाले और 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अपनी पहली पोस्टिंग में वो बतौर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बांदा में तैनात रहे। इसके बाद 2011 में तकरीबन 5 महीने के लिए उन्हें मेरठ के सीडीओ का चार्ज दिया गया। बतौर जिलाधिकारी उनकी पहली पोस्टिंग बागपत रही। मार्च 2012 में अमेठी के डीएम बनाए गए। अमेठी के बाद गाजीपुर का जिम्मा सौंपा गया। जनवरी 2017 में बस्ती जिले के डीएम बनाए गए और अप्रैल 2017 में लखनऊ का वीसी बनाकर भेजा गया, जहां अपने साथी और कर्नाटक कैडर के आईएएस अनुराग तिवारी की मौत के चलते। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय हमारे साथ और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं कि किस तरह की राजनीति वहां पर चल रही है। लेकिन मेरा पहला सवाल नितिन आपसे यह है, सवाल ये है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का जो पहला ट्वीट था उसमें कुछ फैक्चुअल मिस्टेक थी कि 48 घंटे के अंदर 28 मौतें नहीं हुई हैं। इसको लेकर डीएम ने कहा कि ये फैक्चुअली रॉन्ग है, लेकिन उसके बाद उन्होंने ट्वीट किए बहुत सारे जिसमें उन्होंने दूसरे अखबारों के कटआउट्स लगाए और कहा कि 28 मरीज ऐसे हैं कि जो अस्पतालों में अलग अलग दौर में भर्ती हुए और 48 घंटे के भीतर उनकी मौत हो गई। अब सवाल ये है कि इस आंकड़े को किस आधार पर डीएम झुठला रहे, क्योंकि ये आंकड़ा तो सरकारी है कि 28 मरीज जो अलग अलग वक्त में अस्पतालों में भर्ती हुए 48 घंटों के भीतर उनकी मौत हुई है। देखिए राजीव, ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो पूरी लड़ाई है, जो राजनीतिक लड़ाई है, वो एक सरकार को जो जवाब देना चाहिए था वो जवाब आगरा के डीएम दे रहे हैं, नोटिस इशू कर रहे हैं और नोटिस इशू कर रहे हैं उस कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता को जिस परिवार से कांग्रेस पार्टी चलती है। तो काफ़ी दिलचस्प ये मामला हो गया है। अब सवाल ये है कि जो पूरा जिस खबर पर ये पूरा राजनीतिक महासंग्राम मचा हुआ, आखिर उसमें सच्चाई क्या है। देखिए, ये पूरी खबर बिल्कुल ठीक है, लेकिन शब्दों का थोड़ा हेर फेर से कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति बनी और इसको लेकर प्रियंका गांधी को
ट्वीट करने का मौका मिला, तो वहीं डीएम आगरा ने उस ट्वीट का खंडन करते हुए उनसे 24 घंटे में सफाई मांगी। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा इससे आगे बढ़ गई हैं। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट, कई सारे ट्वीट किए और कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 48 घंटे में देश की जनता, प्रदेश की जनता को जवाब दें कि जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जो आगरा में पूरी तरह से प्रशासनिक फेल्योर बना हुआ है और लगातार वहां जिस तरह से जाने गई हैं, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। तो कुल मिला के कहा जाए, प्रभु नारायण सिंह की कहीं ना कहीं अनुभवहीनता की वजह से आगरा एक बार फिर से सुर्खियों में है और सरकार के लिए असहज की स्थिति बनी हुई है। अब सवाल ये आता है कि आखिर खबर क्या थी। एम देवराज जो आगरा के नोडल बनाए गए हैं, सचिव ऊर्जा हैं, उन्होंने एक गोपनीय रिपोर्ट शासन को भेजी थी और उसमें कहा था कि 48 घंटे के भीतर ऐसे 28 मरीजों की मौत हुई जो कोरोना पॉजिटिव थे, और ये बहुत बड़ा फिगर है। और इसको लेकर चूंकि नवभारत टाइम्स जो एनबीटी है, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का जो अखबार है, उसने खबर लिखी कि 48 घंटे के भीतर 28 लोगों की मौत, और उसमें थोड़ा सा शब्दों की क्लैरिटी ना होने की वजह से प्रियंका गांधी को ये मौका मिला। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। हालांकि जो खबर पूरी डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो उसमें चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा पर जब खंडन करने का के लिए कहा गया तो उस पर आगे बढ़ के उन्होंने फिर हिंदुस्तान अखबार की खबर की लगाई और उस पर लिखा कि आगरा में जो मृत्यु दर है, यानी कि नितिन, आप ये कहना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा का जो पहला ट्वीट था, जो एनबीटी अखबार को आधार बनाकर उन्होंने किया, उसमें उन्होंने सिर्फ हेडलाइन पढ़ी, खबर को डिटेल में पढ़ा नहीं। खबर को अगर डिटेल में पढ़ लेती तो शायद फिर इस तरह का ट्वीट नहीं करती और शब्द शायद दूसरे होते। अब सवाल ये कि अब क्या चल रहा है, क्या अभी भी डीएम ही ट्वीट का खंडन कर रहे हैं बार बार जब इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं? आपने पूछा होगा उनसे कि अमूमन ऐसा होता नहीं कि डीएम इसका जवाब दें। देखिए, बिल्कुल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई में ब्यूरोक्रेट को फंसा दिया गया है। आगरा के जिलाधिकारी को सरकार को जवाब देना चाहिए। देखिए, जब बस की राजनीति हुई तो लगातार सरकार के जो तमाम प्रवक्ता हैं संगठन के, या मुख्यमंत्री के जो तमाम मीडिया सलाहकार हैं, या खुद मुख्यमंत्री लगातार अपना पक्ष रखते गए। लेकिन आगरा मॉडल और इसको लेकर सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर इसको प्रसारित किया और उसका जवाब अब डीएम दे रहे हैं। और डीएम ने 24 घंटे में प्रियंका गांधी से कहा है खंडन करने के लिए, लेकिन प्रियंका गांधी और 2 कदम आगे बढ़ गई हैं। कल शाम को फिर से उन्होंने अमर उजाला की खबर को ट्वीट करते हुए कहा है कि लगातार आगरा में स्थिति बेकाबू हो चली है और मुख्यमंत्री इस पर जवाब दें। यानी आप जब डीएम आगरा जो प्रियंका गांधी वाड्रा से 28 घंटे में खंडन करने के लिए कह रहे थे, तो उससे आगे बढ़ते हुए खुद ही सरकार पर सवाल करते हुए प्रियंका गांधी ने 48 घंटे में क्लैरिटी स्पष्ट करने के लिए मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके साथ ही अब इसमें राजनीति और तेज हो गई है। आगरा से फतेहपुर सीकरी लोकसभा से जो सांसद हैं राजकुमार चार, उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और कहा है कि आपके दोनों जो बच्चे हैं, यानी एक प्रियंका गांधी और दूसरा राहुल गांधी, आप इनको समझाएं, इनकी भाषा शालीन नहीं है और इस तरीके से जो राजनीतिक माहौल उन्होंने गंदा कर रखा हुआ है, इसके लिए आपको अपने बच्चों को समझाना चाहिए। इसके साथ ही किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष गोविंद चार के नेतृत्व में कल आगरा के सदर थाना क्षेत्र में एक तहरीर प्रियंका गांधी के खिलाफ दी गई है, मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। तो कुल मिला के राजनीतिक भूचाल आ रखा हुआ है। लेकिन कहा जाए एक बार फिर से कि आगरा के जिलाधिकारी की जो भूमिका रही है इस पूरे कोरोना क्राइसिस में, उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को कई बार असहज स्थिति में डाला है और इस बार ठीक है नितिन, आप नजर बनाए रखें। आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो भले ही शब्दों का हेर फेर रहा हो पहले ट्वीट में या फैक्चुअली कुछ मिस्टेक्स रही हो, लेकिन उसके बाद जो ट्वीट्स थे और उसके बाद उन ट्वीट में जो उठाए गए सवाल थे, वो सवाल वाजिब हैं और वो सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि अस्पताल में पहुंच रहे मरीज और अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटों के भीतर उनकी मौत हो रही है। ये स्थितियां क्यों हैं, कहां पर कमी है, क्या अस्पतालों में प्रबंधन अच्छा नहीं है, क्या मेडिकल फैसिलिटीज उनको सही से मिल नहीं रही हैं? ये तमाम तरह के सवाल हैं जिन पर जवाब देना चाहिए डीएम आगरा को। और बीच में एक बहुत बड़ी खबर, पहली बार पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो गया है डीजल और देश के इतिहास में डीजल के दामों ने तहलका मचा दिया है। 18वें दिन लगातार दाम बढ़े और आज के दिन की बात करें, 18वें दिन की बात करें तो डीजल के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े। पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने से डीजल के दाम, पेट्रोल की कीमत से ज्यादा डीजल की कीमत हो गई है। डीजल के दामों में 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई, 48 पैसे का इजाफा। और कीमत दिल्ली में 79 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर डीजल अब मिलेगा। तो पेट्रोल की कीमत 12 पैसे कम है, यानी कि
₹79.76 प्रति लीटर। आज रेट पेट्रोल के नहीं बढ़े, इसीलिए डीजल की कीमतें ऊपर चढ़ गई और इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि दिल्ली में वैट ज्यादा लिया जाता है। एक्साइज ड्यूटी के रूप में केंद्र बहुत पैसा लेता है और बोझ पड़ रहा है आम जनता पर। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में स्थिति क्या है, कितने परेशान हो रहे हैं लोग और सरकारें क्यों नहीं हो रहे चिंतित, इसी पर हमारी बहुत बड़ी कवरेज 11 बजे आप एबीपी गंगा पर जरूर देखिए। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।